नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉट वाटर बाथ के बारे में। अक्सर हम यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि किडनी फेलियर पेशेंट को आप पानी में लिटा दो, पानी के टब में डाल दो, 40 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए और उससे किडनी ठीक हो जाती है। कितना अच्छा होता अगर ऐसा हो पाता तो, है ना? डायलिसिस सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम घर में एक अपना बाथ टब ले लेते, पानी भर लेते, एक थर्मामीटर लगा लेते, 40 डिग्री का टेम्परेचर कर लेते और हमारी किडनी की दिक्कत खत्म हो जाती। क्या ऐसा मुमकिन है? कभी सोचा कभी? अगर हम 40 डिग्री के टेम्परेचर में बैठ रहे हैं, तो इसके फ़ायदे और उसके नुकसान हमें पता होने चाहिए कि आपको क्या फ़ायदा मिलता है अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो, गर्म पानी में बैठते हो तो। तो शुरुआत करते हैं बेसिक फिजिक्स के साथ कि बॉडी में क्या बदलाव होगा जब बॉडी को हम एक हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो आपने कभी देखा है जब बॉडी में गर्मी पैदा होती है या हम गर्म इलाकों में जाते हैं तो शरीर से बहुत सारा पसीना निकलता है। तो अगर मैं 40 डिग्री की टेम्परेचर में बैठूंगा तो मेरे शरीर से पानी निकलेगा, पसीना निकलेगा। अब हम सब ये जानते हैं कि शरीर से गंदगी हम कुछ तरीकों से निकाल सकते हैं। यूरिन के रास्ते, स्टूल के रास्ते, सांसों के रास्ते और पसीनों के रास्ते। तो जब किडनी खराब हो रही है, किडनी कम काम कर रही है, तो शरीर में गंदगी इकट्ठी हो रही है। ऐसे पेशेंट को हम पसीना निकलवाएँगे खूब सारा, तो क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि शरीर से नमक निकलना शुरू करता है क्योंकि हमारा पेशाब भी नमकीन होता है और हमारा पसीना भी नमकीन होता है। तो अगर हम गर्म पानी में बैठते हैं, पसीना बाहर निकालते हैं, तो शरीर से नमक बाहर जाता है। बाहर जाने की वजह से हमें एक बदलाव देखने को मिलता है कि बीपी पे अच्छा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अब जब पसीना निकल रहा है, नमक बाहर जा रहा है, तो एक और चीज़ साथ में निकल रही है, वो है पानी। अगर किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है, वो भी निकला, तो जो फ्लूइड की अमाउंट है, वो कम हो गई। तो ये 2 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मगर क्या ये पूरा दिन चल पाते हैं? तो आंसर है नहीं। जैसे पेशेंट ने खाना खाया, उसमें थोड़ा-सा नमक जाएगा, जो नमक निकला था पसीनों के रास्ते, वो खाने के रास्ते शरीर में वापस। जो बीपी कम हुआ था पसीना बहाने से, वो खाना खा के वापस ऊपर। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, आपने जो पानी निकाला था, मुश्किल से आप 1 लीटर निकाल पाओगे। बॉडी से पानी निकला है या फिर हमारा नमक निकला है, अगले 3-4 घंटे के अंदर वो वापस वहीं पे पहुँच जाता है। और रिज़ल्ट क्या होता है, जो बीपी कम हुआ था, वो वापस, जो स्वेलिंग कम गई थी, वो 3-4 घंटे में फिर से वापस। पेशेंट परेशान कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं तो निकाल कर आता हूँ, वापस मेरे शरीर में भर जाता है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत इसमें हमारी क्या होनी शुरू होती है कि हमारी बॉडी वीक होना शुरू कर देती है क्योंकि हमारा बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो पेशेंट की जो भूख है, वो मरना शुरू कर देती है। भूख कम लगती है क्योंकि पूरा शरीर इतना गरम-गरम 40 डिग्री पे रहेगा, तो उस टाइम में तो आप खाना खाओगे ही नहीं। उसके बाद भी आपको ना हमेशा शरीर में ऐसा लगता रहता है कि जैसे मेरा पेट भरा-भरा सा है, नौज़िया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आनी शुरू होती है, गर्माहट की वजह से। अब दिक्कत क्या है कि पेशेंट ने खाना खाना भी कम कर दिया, पेशेंट में वीकनेस आनी शुरू हो गई, तो परेशानी हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरा, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो त्वचा है, जो आपकी स्किन है, इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता। इससे सब कुछ बाहर आ सकता है। आप पसीना निकाल रहे हो, बाहर आ रहा है। आप सुबह नहाते हो गरमा-गरम पानी से, ठंडे पानी से। कभी देखा कि पानी शरीर के अंदर चला गया, वज़न बढ़ गया आपका। आप नहाने गए थे, वज़न था 70 किलो, बाहर निकले हो तो आपका वज़न हो गया 71 किलो। कभी हुआ ऐसा? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्किन जो है वो वन वे रास्ता है। उसमें से चीज़ें बाहर आ सकती हैं, अंदर नहीं आ सकती। अब मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब पानी अंदर जा नहीं रहा, तो पानी में लगी हुई कोई अगर दवाई भी डालोगे, तो भी वो शरीर के अंदर एंटर नहीं कर सकती क्योंकि स्किन उसको करने नहीं देता। तो हमें समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आप गर्म पानी में बैठ रहे हो, तो वो आपको बहुत, बहुत छोटे टाइम में, बहुत टेम्परेरी, छोटे-मोटे सिम्पटम्स में आराम दे रहा है। अब जब हम पसीना बाहर निकालते हैं किसी भी तरीके से, गर्म पानी में बैठ के, गर्म कमरे में बैठ के, सोना बाथ लेके, तो पसीने में और गंदगी भी निकल रही होती है, उसमें एक और होती है, वो है यूरिया। अब ये जो यूरिया है ना, ये हमारा लीवर बनाता है। जब हम कुछ खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होना लीवर के पास जाता है, तो खाना जब छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा यूरिया निकलता रहता है। अब पसीनों की अच्छी ख़ास बात ये एक और ये होती है
कि हमारे पसीने में, हमारे यूरिन के कंपैरेटिव में 50 टाइम्स ज़्यादा यूरिया बाहर निकलता है। यानी अगर मैं 10 ml पेशाब लेता हूँ यूरिन और 10 ml मैं पसीना लेता हूँ, उसको हम लैब में देंगे, तो हम जब टेस्ट करेंगे देखेंगे उसमें 50 टाइम्स ज़्यादा यूरिन निकल रहा होगा। मगर क्रिएटिनिन ज़ीरो, क्रिएटिनिन कभी भी डाउन नहीं होगा, याद रखना। ये क्यों? क्योंकि हमारा जो यूरिया है वो निकल सकता है और इसी वजह से हमारे जो पसीना होता है वो बदबूदार होता है ना? यूरिन में यूरिया भी निकलता है और क्रिएटिनिन भी निकलता है। अब दिक्कत को समझो। मेरी किडनी चौबीसों घंटे 365 दिन थोड़ा-थोड़ा काम करती रहती है, थोड़ा-थोड़ा काम करती रहती है। पसीने मैं दिन में 1 घंटा निकाल सकता हूँ, हद से 2 घंटे निकाल सकता हूँ और बाकी 22 घंटे कुछ नहीं होता, राइट? बट मेरी किडनी कम काम कर रही है, कछुए की तरह, बट वो चौबीसों घंटे काम कर रही है। पसीने से अगर मैं यूरिया निकाल रहा हूँ, तो 1 घंटा मुश्किल से निकाल पाता हूँ। तो अगर मैं दिन के एंड पे बात करूँ कि किसने ज़्यादा यूरिया शरीर से बाहर निकाला, आंसर क्या होगा? कछुआ जीतेगा या खरगोश? कछुआ जीतेगा क्योंकि वो चाहे स्लो चला, बट उसने लंबी गेम खेली। पसीने ने जब हमने निकाले तो यूरिया निकला, ज़्यादा निकला, बट कम देर निकला। तो हमने ध्यान क्या देना है कि ये जो हम पसीने निकालने की जो मेथड ढूँढते रहते हैं, ये बहुत टेम्परेरी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है। आपके सिम्पटम में आराम आएगा, नो डाउट, बट वो परमानेंट नहीं है। किडनी आपकी खराब होती रहेगी। क्यों? क्योंकि इस चक्कर में आपने ना अपना बीपी कंट्रोल किया, ना आपने शुगर कंट्रोल करी। आपने पसीना निकाला, आपने उसके बाद बीपी चेक किया, वो बेटर था। क्या आपका बीपी चौबीसों घंटे ठीक रहता है? पहला सवाल। क्या आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है? अगर इसमें से किसी का आंसर भी नहीं है ना, तो आप ये मान लो कि जब आपका बीपी बढ़ता है, जब आपकी शुगर बढ़ती है, तब आपकी किडनी को नुकसान उठाना पड़ता है। आपने बीपी, शुगर को कंट्रोल करना है शरीर में ताकत बनाए रखते हुए। अगर आपकी बॉडी वीक हो रही है, खाना कम खा रहे हो, खाना ऐसा खा रहे हो जिसमें ताकत ही नहीं है, बॉडी में कमज़ोरी आ रही है, तो आप ये सोचो कि जब आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है, तो आपकी किडनी भी साथ-साथ कमज़ोर हो रही है। क्रिएटिनिन अगर आपका 2 पॉइंट नीचे चला भी जाएगा, वहाँ पे टिक नहीं पाएगा क्योंकि किडनी ठीक नहीं हुई है। किडनी जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक आपका क्रिएटिनिन लेवल टिकेगा नहीं। वो नीचे जाएगा, फिर वो वापस आएगा और इसको होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। महीने भर आप देखोगे, 15 दिन में देखोगे लेवल डाउन है, अगले 15 दिन बाद चेक करोगे आपको लेवल हाई देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमने अपना जो चौबीसों घंटे 365 दिन नॉन स्टॉप काम करने वाला मैकेनिज़्म है, जो हमारा कछुआ है, हमारी किडनियाँ हैं, उनको हमने इग्नोर कर दिया, शॉर्टकट ढूँढते हुए। शॉर्टकट खराब नहीं होते, मगर आपको जो सही तरीका है ना, उसको पकड़ के रखना पड़ता है। आपको अपनी किडनी पे काम करता रहना पड़ेगा। किडनी जो खराब चीज़ जिस वजह से हो रही है, उसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा जिससे आपकी किडनी आपके साथ बनी रहे। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, किडनी को इग्नोर कर रहे हो, बीपी, शुगर आपने बढ़ा रखी है, आप दवाइयाँ खा रहे हो, काम नहीं कर रही हैं, दवाइयाँ खा रहे हो, फिर भी बीपी, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, कोई भी कारण हो, आपकी किडनी जो नुकसान रोज़ उठाती है, रोज़ थोड़ा-थोड़ा नुकसान इकट्ठे होते कुछ महीनों में आपकी किडनी को पूरा खराब कर देगा। तो ज़रूरी है अपने शरीर को पहले समझना, फिर बीमारी को समझना, फिर आपको एक ऐसा रास्ता बनाना पड़ता है जहाँ पे आपकी बॉडी बेटर परफ़ॉर्म करे और आपकी किडनी बेटर परफ़ॉर्म करे। तो नॉलेज जो है वो सबसे बड़ी दवाई होती है। तो आज अपनी शरीर को समझने की कोशिश करो। आज अपनी किडनी को समझने की कोशिश करो। अपनी बीमारी को समझने की कोशिश करो। फिर सोचो कि आपने जो काम कर रहे हो, क्या वो सही है या फिर वो गलत। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए होगे। फिर भी माइंड में थोड़ा-सा भी डाउट हो ना, तो आप आके मिल सकते हो, डॉक्टर से बात कर सकते हो और इसी के साथ मैं आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।